अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। न्यूक्लियर फिज़िक्स 1 का ये लेक्चर नंबर 4 है जिसमें हम डिस्कस करेंगे न्यूक्लियर इलेक्ट्रिक क्वाड्रुपोल मूवमेंट। लास्ट टाइम हमने न्यूक्लियर डायपोल मूवमेंट पढ़ा था। अब इसमें हमने क्वाड्रुपोल को डिस्कस करना है। तो उससे पहले हम ये देख लेते हैं कि मोनोपोल क्या होता है। पहले मोनोपोल का कंसेप्ट ले लेते हैं क्योंकि उस कंसेप्ट को यूज़ करते हुए हमने यहाँ से जाना है क्वाड्रुपोल मूवमेंट की तरफ। तो सबसे पहले आप ये देखें कि अगर हमारे पास इस पूरे बोर्ड पे बहुत सारे चार्जेस जो हैं वो बिखरे हुए हैं और हम उसको इस तरह से ऑब्ज़र्व कर रहे हैं कि वो सारे के सारे चार्जेस एक पॉइंट के तौर पे हमें लग रहे हैं, यानी कि बहुत सारे चार्जेस हैं वैसे तो, लेकिन देखने में वो हमें एक पॉइंट लग रहे हैं, तो हम कहेंगे कि वो मोनोपोल है। लेकिन एक और पॉइंट ऐसा है जिससे हम मोनोपोल को समझ सकते हैं, वो ये है कि जैसे लेट्स सपोज हमने यहाँ पे बहुत सारे चार्जेस रखे हुए थे। जैसे ये दो पॉइंट्स ले लेते हैं, एक पॉइंट ओ और एक पॉइंट ए। यहाँ पे दो चार्जेस हमने रखे हुए हैं और हम इसको जैसे करीब रह के ऑब्ज़र्व करेंगे तो हमें इन दोनों के दरमियान में क्लियरली डिस्टेंस जो है वो पता चल रहा होगा। लेकिन जैसे ही हम इस पॉइंट से दूर जाते जाएंगे, यानी लेट्स सपोज पहले हम इस पॉइंट पे थे तो हमें क्लियरली इन दोनों के दरमियान का एग्जैक्ट डिस्टेंस जो है वो नज़र आ रहा था। लेकिन जैसे ही हम दूर जाते जाएंगे तो एक पॉइंट ऐसा आएगा जब हम इन दोनों के दरमियान मौजूद डिस्टेंस से भी ज़्यादा डिस्टेंस पे जा चुके होंगे, यानी जितना इन दोनों के दरमियान डिस्टेंस है आर, हम इससे भी कहीं ज़्यादा डिस्टेंस पे मौजूद होंगे। तब हम जब इन दोनों पॉइंट्स को ऑब्ज़र्व करेंगे तो हमें ऐसा ही लग रहा होगा जैसे ये दोनों पॉइंट्स एक ही पॉइंट के तौर पे एक्ट कर रहे हैं, तो उसको भी हम मोनोपोल कहेंगे। तो ये दो वेज हमने देख लिए जिससे हम मोनोपोल ले सकते हैं। अब ये डायग्राम देखें, इसमें हमने एक चार्ज जो है वो ओ पॉइंट पे ले लिया और दूसरा हमने ए पॉइंट पे ले लिया, और इनके दरमियान में एंगल जो क्रिएट हो रहा है एक्स एक्सिस के साथ, वो सॉरी वाई एक्सिस के साथ, वो है थीटा। अब एक पॉइंट पी जो है वो है हमारा पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन, जहाँ पे रह के हमने इसको एज अ मोनोपोल या एज अ डाइपोल या एज अ क्वाड्रोपोल जो है उसको ऑब्जर्व करना है। तो यहाँ पे देखें, इन दोनों के दरमियान में डिस्टेंस आर है। ओ और पी पॉइंट के दरमियान जो डिस्टेंस है वो है कैपिटल आर, और ए और पी के दरमियान जो डिस्टेंस है वो है आर नॉट, जिसमें ये अगर जी एक्सिस है तो यहाँ से अगर हम एक जो परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो वो भी जी एक्सिस ही होगा, यहाँ पे वाई एक्सिस होगा, और इस वे में हम एक्स एक्सिस ले रहे हैं। अब यहाँ पे देखें, अगर हम इसी डायग्राम के अकॉर्डिंगली लॉ ऑफ कोसाइन लेते हैं तो लॉ ऑफ कोसाइन के अकॉर्डिंग आर नॉट स्क्वायर इज़ इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर माइनस टू आर आर कॉज ऑफ थीटा। यह पहले ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ चुके हैं तो इसलिए इसको ज़्यादा डिटेल में मैं एक्सप्लेन नहीं करूँगी। अब अगर हम एक पॉइंट P लेते हैं, यानी हमने लेना है ये पॉइंट P, इस पॉइंट P पे जो पोटेंशियल लग रहा होगा इस चार्ज A की वजह से, मतलब A पॉइंट पे जो चार्ज हमने रखा था प्लस Q, इस पॉइंट पे मौजूद चार्ज की वजह से इस पॉइंट पे जितना पोटेंशियल हम फील कर रहे होंगे, जो पोटेंशियल लग रहा होगा, वो इक्वल होगा V इज़ इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q ओवर आर नॉट स्क्वायर। आर नॉट स्क्वायर क्यों था? क्योंकि हम इस और इस पॉइंट के दरमियान की बात कर रहे हैं, तो आर नॉट जो है वो यहाँ पे इंड्यूस हो जाएगा। इसको हम इक्वेशन नंबर 1 कह देते हैं। अब हमने यहाँ से 1/r0 की वैल्यू लेनी है। जैसे देखें, यहाँ पे q तो सेपरेट हो जाएगा, बाकी 1/r0 बचेगा, तो हम इस एक्सप्रेशन से 1/r0 की वैल्यू लेने की कोशिश करेंगे ताकि हम पोटेंशियल वाले जो एक्सप्रेशन है उसमें पुट करें तो हमारे पास वो पोटेंशियल आ जाए जो ए पॉइंट पे मौजूद चार्ज की वजह से पी पॉइंट पे लग रहा था। अब देखें, इसका अगर हम दोनों तरफ अंडर रूट ले लेते हैं तो हमारे पास जो एक्सप्रेशन आएगा वो होगा आर नॉट इज़ इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर माइनस टू आर आर कॉस थीटा की पावर 1/2। अब अगर हम इसको इस तरह से लिखें कि अब इसमें से हमने आर स्क्वायर जो है उसको कॉमन ले लिया है। आर स्क्वायर को कॉमन लेंगे तो फर्स्ट वाले में तो आर स्क्वायर जो है वो कॉमन आके उसकी पावर 1/2 होगी, तो सिंपल आर बच जाएगा। अब दूसरे में देखें, यहाँ से यहाँ पे सिंपल 1 आ गया। अब देखें, यहाँ पे आर स्क्वायर मौजूद नहीं था तो इसको हम आर स्क्वायर पे डिवाइड कर देंगे, और नेक्स्ट वाले को जब हम आर स्क्वायर पे डिवाइड करेंगे तो एक आर तो आर के साथ कैंसिल हो जाएगा, बाकी रह जाएगा 2r/r cos थीटा। ये सिंप्लीफिकेशन इसकी की हुई है, आप इसको अच्छे से समझ लीजिएगा। बाकी अगर हम इसी को अब हम इसको कर लेते हैं, इन्वर्ट कर लेते हैं, या हम कह सकते हैं इसी को जो है इसी का रेसिप्रोकल हमने लेना है, क्योंकि मैंने यहाँ पे क्लियर किया कि 1/r0 की वैल्यू हमें चाहिए। तो हम 1/r0 की वैल्यू जब लेंगे तो वो आ जाएगी 1/r 1 प्लस r/r स्क्वायर माइनस 2r/r cos थीटा की पावर -1/2।
अब अगर हम इसी एक्सप्रेशन पे बाइनोमियल एक्सपेंशन जो है वो अप्लाई कर देते हैं तो उस पर क्या होगा, सबसे पहले फर्स्ट जो बाहर वाली टर्म है वो तो एज इट इज़ आ जाएगी, बाकी इसको हम फर्स्ट टर्म के तौर पे लेते हैं और आर स्क्वेयर ओवर आर स्क्वेयर माइनस 2r ओवर आर कॉस थीटा को हम सेकेंड टर्म के तौर पे ले लेते हैं। तो फर्स्ट टर्म एज इट इज़ आ जाएगी, उसके बाद हम पावर लेंगे, देन जो है वो सेकेंड टर्म आ जाएगी, फिर प्लस आएगा, फिर पावर और पावर में से -1 करेंगे और उसके बाद जो है वो सेकंड टर्म का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल आ जाएगा एंड सो ऑन। इसी तरह जो हाई पावर्स भी आती जाएंगी जिसको हम फॉर द टाइम बीइंग निगलेक्ट कर देते हैं। अब अगर हम इसको सिंप्लीफाई करें तो सिंप्लीफाई करने से हमारे पास ये रिज़ल्ट आ जाते हैं। ये सिंपल मैथमेटिक्स है, इसको आपने एक दफ़ा सॉल्व आउट करके देख लेना है, यही जो एक्सप्रेशन बनेगा। इसके बाद फर्दर इसकी सिंप्लीफिकेशन देख लेते हैं। नेक्स्ट अगर एक्सपेंड करें हम इसी एक्सप्रेशन को तो पहले वाली तो सारी टर्म्स एज इट इज़ ही आएंगी। उसके बाद हमने लास्ट वाली जो टर्म हमने देखी थी लास्ट टाइम उसमें यहाँ पे था आर स्क्वायर ओवर आर स्क्वायर माइनस 2r ओवर कैपिटल आर कॉज ऑफ थीटा का होल स्क्वायर था, तो उसी को हमने एक्सपेंड किया हुआ है फर्स्ट टर्म का स्क्वायर प्लस सेकेंड टर्म का स्क्वायर -2 फॉर्मूले का एंड फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म। इसी को जब हम सॉल्व आउट करेंगे तो जो एक्सप्रेशन बनेगा वो कुछ इस तरह से होगा, जिसमें आपने इसको सबसे पहले अंदर 3/8 को मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करने के बाद जो भी चीज़ें कट हो रही होंगी काटने के बाद प्लस माइनस करके हमारे पास ये एक्सप्रेशन आ जाता है। ये आपने सॉल्व आउट करके लाजमी देखना है एक्सपेंड करके। इसके बाद अगर हम हाई पावर्स को निगलेक्ट कर देते हैं, हाई पावर्स इसमें कौन कौन सी हैं, जैसे स्क्वायर तक तो हम रख लेते हैं लेकिन क्यूब वाली जो है वो हाई पावर है तो उसको हम यहाँ से निगलेक्ट कर देते हैं। तो हाई पावर्स को निगलेक्ट करने के बाद जो एक्सप्रेशन आएगा वो होगा 1/r0 इज़ इक्वल टू 1/r इंटू 1 प्लस आर ओवर आर कोस थीटा प्लस आर स्क्वायर ओवर आर स्क्वायर, और ये जो 2 है इसको हम पैरेंथेसिस में ले लेते हैं तो ये आ जाएगा 3 कोस स्क्वायर थीटा -1/2। अब अगर हम देखें पोटेंशियल जो है वो क्या था, पोटेंशियल था 1/4πε0 Q/r0, जहाँ पे मैंने आपको पहले बोला था कि हमने यहाँ पे 1/r0 की वैल्यू पुट करनी है। तो 1/r0 की वैल्यू क्योंकि यही है तो हमने Q/4πε0 को सेपरेट कर लिया एंड 1/r0 को सेपरेट किया, जिसमें से 1/r0 की जगह पे हमने यही वाला पूरा एक्सप्रेशन जो है वो पुट कर देना है। अब इसमें हमने ये देखना है कि इसी एक्सप्रेशन से हमें क्वाड्रोपोल, मोनोपोल और डाइपोल का कंसेप्ट कैसे मिलेगा। ये जो गिवन एक्सप्रेशन था इसी को अगर हम एक्सपेंड करके लिखें, यानी हमने Q को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया सबके साथ इंडिविजुअली और 1/4πε0 को भी इंडिविजुअली मल्टीप्लाई किया, तो यहाँ से हमें मोनोपोल, डाइपोल और क्वाड्रोपोल जो हैं वो तीनों एट अ टाइम क्वाड्रोपोल मोमेंट एक ही एक्सप्रेशन में मिल रहे हैं, जिसमें से फर्स्ट जो टर्म है 1/4πε0 Q/r ये मोनोपोल के लिए है, 1/4πε0 QR cos थीटा ओवर आर स्क्वायर डाइपोल के लिए है एंड 1/4πε0 QR स्क्वायर ओवर कैपिटल R स्क्वायर क्यूब इंटू 3 cos स्क्वायर थीटा -1/2 क्वाड्रोपोल के लिए है। इसमें एक और चीज़ आप देखें कि जो Q है यहाँ पे हर एक में जो Q हमने यूज़ किया है वो Z इंटू ई के इक्वल है, जिसमें Z जो है वो प्रोटॉन नंबर है यानी नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स को इंडिकेट कर रहा है और E जो है ये चार्ज ऑफ प्रोटॉन है। अब अगर हम बात करें मोनोपोल बिहेवियर, क्वाड्रोपोल बिहेवियर और डाइपोल बिहेवियर की, तो इसमें अगर हम ये बात करें कि जो स्मॉल r है वो बहुत ज़्यादा कम हो जाता है कैपिटल R से, जैसा कि आप डायग्राम जो हमने पहले बनाई थी उसमें आप देख सकते हैं कि अगर हमने स्मॉल r जो है उसको बहुत ज़्यादा कम कर दिया और कैपिटल R जो है वो बहुत ज़्यादा हो गया, यानी कि अब O और A पॉइंट के दरमियान में जो डिस्टेंस है वो बहुत ज़्यादा शॉर्ट है एज़ कम्पेयर टू द डिस्टेंस बिटवीन O एंड P। तो इसलिए हम कहेंगे कि जैसे मैंने पहले मोनोपोल की डेफिनेशन में ये बता दिया था कि अब दोनों पॉइंट्स के दरमियान में जो डिस्टेंस है उससे कहीं ज़्यादा डिस्टेंस पे हमारा जो पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन है वो मौजूद है, इसलिए हमें ये मोनोपोल के तौर पे ही नज़र आएगा। तो इस टाइम पे बिहेवियर जो है वो मोनोपोल हो जाएगा। और अगर हम बात करें कि R जो है वो इक्वल हो जाता है कैपिटल R के, तो डाइपोल की डेफिनेशन में भी हमने यही पढ़ा हुआ है हमेशा से कि दो चार्जेस के दरमियान कांस्टेंट अगर डिस्टेंस है तो हमने उसको लेना है डाइपोल के तौर पे। तो दो चार्जेस के दरमियान कांस्टेंट डिस्टेंस भी है और पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन जो है वो भी हमारा उतना ही है जितना दोनों के दरमियान में डिस्टेंस है, तो उस टाइम पे हम डाइपोल बिहेवियर को देखेंगे। और तीसरा जो पॉइंट है वो है क्वाड्रोपोल बिहेवियर के लिए।
तो उसके लिए थीटा जो है वो क्या था, एक स्मॉल एंगल था बिटवीन नेट डिस्ट्रीब्यूशन एंड आर पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन। नेट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस जो थी वो और जो हमारा पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन पी था उनके दरमियान बनने वाला एंगल थीटा जो है अगर वो बहुत स्मॉल होता है तो वो इंडिकेट करेगा क्वाड्रुपोल बिहेवियर को। नेक्स्ट अगर हम जी एक्सिस के अलोंग बात करते हैं तो अलोंग जी एक्सिस आप देख सकते हैं कि हम जो ट्रायंगल कंसीडर करेंगे वो हम लेंगे जी आर, और ये वाला जो पॉइंट है इसको अगर हम ट्रायंगल के तौर पे कंसीडर करें तो यहाँ से कॉज ऑफ थीटा जो बनेगा वो होगा बेस ओवर हाइपोटेनस दैट इज़ जी ओवर आर। ठीक है, यहाँ पे बेस जो है वो जी के तौर पे एक्ट करेगी और आर जो है वो हाइपोटेनस के तौर पे एक्ट करेगा, तो कॉस थीटा जो है वो जी ओवर आर के इक्वल आ जाएगा। अब देखें, जो हमने पूरा एक्सप्रेशन देखा था पहले, जो एक बहुत लंबी सी इक्वेशन बनी, उसको हमने 3 पार्ट्स में स्प्लिट आउट कर दिया, एक मोनोपोल के लिए, दूसरा डाइपोल के लिए और तीसरा क्वाड्रुपोल के लिए। तो अब जो क्वाड्रुपोल मोमेंट होगा उसको हम क्यू से रिप्रेजेंट करेंगे, और जो क्वाड्रुपोल मोमेंट की हमारे पास वहाँ पे जो आई थी एक्सप्रेशन जो आया था, हम सिर्फ इसी को यहाँ पे लेके चलेंगे। तो क्वाड्रुपोल वाला जो पोर्शन था वो यही था, उसको हमने क्यू के इक्वल ले लिया, जिसमें कोस स्क्वायर थीटा की जगह पे हमने जी ओवर आर का स्क्वायर लगा देना है। इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे तो जी स्क्वायर ओवर आर स्क्वायर, इसका एलसीएम लेंगे तो 3 जी स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर ओवर आर स्क्वायर होगा, जो कि डिनोमिनेटर में जाके 3 जी स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर ओवर 2 आर स्क्वायर हो जाएगा। और जब हम इसको फर्दर सॉल्व करें तो आर स्क्वायर जो है वो इस आर स्क्वायर के साथ कैंसिल होगा और क्यू की वैल्यू आ जाएगी क्यू ओवर आर क्यूब 3 जी स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर ओवर 2। ये हमारे पास फाइनल जो क्वाड्रुपल मूवमेंट है उसका एक्सप्रेशन आ गया। अब अगर हम बात करें कि न्यूक्लियस जो है वो हमने ये देखा कि कुछ एक्सपेरिमेंट्स ये शो करते हैं कि जो न्यूक्लियस है वो रफली स्फेरिकल सिमेट्री रख रहा होता है। तो अगर ये स्फेरिकल सिमेट्री रखता है तो इसका मतलब है कि एक्स, वाई और जी तीनों एक्सिस जो हैं उन पे जो तीनों की वैल्यूज़ हैं, एक्स कंपोनेंट की, वाई की एंड जी की, वो इक्वल होनी चाहिए। तो अगर एक्स, वाई और जी तीनों लेंथ सेम हैं तो आर स्क्वायर जो इक्वल होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर के, वो जब हम तीनों की जगह पे लेट्स सपोज हमने जी प्लेस कर दिया तो जी स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर जो है वो 3 जी स्क्वायर के इक्वल आ जाएगा। इस एक्सप्रेशन में देखें, जहाँ पे हमने आर स्क्वायर पुट किया था यहाँ पे हम अगर 3 जी स्क्वायर पुट कर दें तो फाइनल जो हमारे पास जो क्वाड्रुपोल की वो आएगा, जो वैल्यू आएगी वो होगा 0। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि जो क्वाड्रुपोल है स्फेरिकल सिमेट्री का वो एग्जिस्ट नहीं करेगा। क्यों एग्जिस्ट नहीं करेगा? क्योंकि इसमें तीनों एक्सिस सेम है, तो ओवरऑल जो क्वाड्रुपोल की जो वैल्यू आ रही है वो 0 है। तो क्वाड्रुपोल के लिए अगर स्फेरिकल सिमेट्री नहीं होनी चाहिए तो इसका मतलब है कि क्वाड्रुपोल के लिए अगर हम क्वाड्रुपोल को एग्जिस्ट करवाना चाहते हैं तो उसके लिए न्यूक्लियस जो है उसको एलिप्टिकल होना चाहिए। अब ये इसमें भी 2 पॉसिबल वैल्यूज़ आ रही हैं। अगर हम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें अलोंग जी एक्सिस तो यहाँ पे अगर हम लें कि 3 जी स्क्वायर मच ग्रेटर देन आर स्क्वायर है तो यहाँ पे क्यू की वैल्यू पॉजिटिव आ जाएगी। इस केस में जो आने वाली हमारा जो सिमेट्री होगी वो होगी प्रोलेट। और अगर हम ये बात करें कि आर स्क्वायर जो है वो ग्रेटर है देन 3 जी स्क्वायर, देन जो है वो हमारे पास क्यू की वैल्यू माइनस आ जाएगी, माइनस में आएगी नेगेटिव। तो उस केस में जो सिमेट्री होनी चाहिए न्यूक्लियस की वो होगी ऑब्लेट। तो ये था न्यूक्लियर क्वाड्रुपोल मोमेंट। अब हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है स्टैटिस्टिक्स। स्टैटिस्टिक्स जो है ये डील करती है प्रोसेसिंग ऑफ ह्यूज कलेक्शन ऑफ डाटा को, यानी कि हमारे पास डाटा की एक ह्यूज कलेक्शन है जिसको प्रोसेस करने के लिए हमने इस जो डील करना होता है स्टैटिस्टिक्स के साथ। अब इसकी कुछ टाइप्स हैं। पहली जो टाइप है वो है मैक्सवेल बोल्ट्जमैन स्टैटिस्टिक्स। ये एक क्लासिकल स्टैटिस्टिक्स है जो कि डील करती है वेलोसिटी के साथ एंड एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन के साथ। अब इसमें जो है वो सब एटॉमिक पार्टिकल्स की बात नहीं की जाती है, क्योंकि क्लासिकल स्टैटिस्टिक्स है इसमें हम सब एटॉमिक लेवल पे नहीं जाते हैं। हम सिर्फ और सिर्फ जो वेलोसिटीज़ हैं या एनर्जीज़ हैं मॉलिक्यूल्स की, जब थर्मल इक्विलिब्रियम में वो होते हैं तो उस टाइम पे उनकी वेलोसिटीज़ और एनर्जी के साथ डील करते हैं मैक्सवेल बोल्ट्जमैन स्टैटिस्टिक्स में। अब सेकंड जो टाइप है वो है क्वांटम मैकेनिकल स्टैटिस्टिक्स। इसमें हम एटॉमिक और सब एटॉमिक पार्टिकल्स की बात करते हैं, उनकी ये जो है एटॉमिक लेवल पे और सब एटॉमिक पार्टिकल्स के लेवल पे जो है इसको हम अप्लाई करते हैं। और इसके अलावा ये ऐसे पार्टिकल्स होते हैं एटॉमिक एंड सब एटॉमिक पार्टिकल्स जिनके साथ कुछ ना कुछ वेव फंक्शन जो है वो एसोसिएट किया जाता है। थर्ड जो है वो है बोज आइंस्टाइन स्टैटिस्टिक्स।
इसमें हम देखते हैं ऐसे पार्टिकल्स पे ये अप्लाई होती है। ये स्टैटिस्टिक्स ऐसे पार्टिकल्स पे अप्लाई होगी जो इंडिस्टिंग्विशेबल होंगे। इसके अलावा उनका जो वेव फंक्शन है वो सिमेट्रिक होना चाहिए, जिसको हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था पैरिटी वाले में कि सिमेट्रिक वेव फंक्शन और एंटी सिमेट्रिक वेव फंक्शन जो है वो हमें किस तरह से मिलते हैं। तो ऐसे पार्टिकल्स जो इंडिस्टिंग्विशेबल होते हैं और उनका जो वेव फंक्शन है वो सिमेट्रिक होता है और इसके साथ साथ वो पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल को फॉलो नहीं करते हैं, ऐसे पार्टिकल्स जो हैं उन पे बोस आइंस्टाइन स्टैटिस्टिक्स जो है वो हम अप्लाई करते हैं। इसकी एग्जांपल में आ जाता है अल्फ़ा पार्टिकल्स, और इसके अलावा जितने भी एटॉमिक न्यूक्लियाई हैं वो सब बोस आइंस्टाइन स्टैटिस्टिक्स को फॉलो करते हैं, क्योंकि इनकी स्पिन जो है वो इंटेग्रल स्पिन होती है, लाइक 0 1 2 3 4 इस तरह के इंटेग्रल स्पिन इनकी होती है। जैसे कि हम यहाँ पे इसके अलावा एग्जांपल ले लेते हैं बोसोन पार्टिकल्स की। तो ये सारे के सारे जो है इन पे हम बोस आइंस्टाइन स्टैटिस्टिक्स अप्लाई करेंगे। फोर्थ जो इसकी टाइप है वो है फर्मी डायराक स्टैटिस्टिक्स। इसमें हम बिल्कुल उसके ऑपोजिट, ये बिल्कुल ऑपोजिट है बोस आइंस्टाइन स्टैटिस्टिक्स के। आइंस्टाइन मतलब ये जो स्टैटिस्टिक्स थी इसमें हमने ऐसे पार्टिकल्स लिए थे जो इंडिस्टिंग्विशेबल थे, तो इसमें हम लेंगे डिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल्स बट आइडेंटिकल पार्टिकल्स, ये याद रहे। इसके अलावा इसमें पार्टिकल्स जो हैं वो सिमेट्रिक होंगे लेकिन इसमें एंटी सिमेट्रिक वेव फंक्शन रखते होंगे, और यहाँ पे जो पार्टिकल्स हैं वो पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल को फॉलो नहीं करते हैं। लेकिन जब हम फर्मी डायराक स्टैटिस्टिक्स की बात करते हैं तो उसमें ऐसे पार्टिकल्स लेंगे जो पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल को फॉलो कर रहे हों, और इसकी एग्जांपल में आ जाते हैं फर्मियोन्स, लाइक फर्मियोन्स आ जाएंगे जैसे कि प्रोटॉन हैं, इलेक्ट्रॉन्स हैं, क्वार्क्स हैं, न्यूट्रॉन्स हैं, न्यूट्रिनो हैं, ये सब के सब जो हैं वो फर्मी डायराक स्टैटिस्टिक्स इस पर हम अप्लाई कर सकते हैं। अब एक दफ़ा चलते हैं समरी की तरफ, यानी जितने भी आर्टिकल्स पढ़े हैं उसको समराइज़ कर लेते हैं। सबसे पहले हमने देखा न्यूक्लियर इलेक्ट्रिक क्वाड्रुपोल मूवमेंट, जिसमें तीनों तरह के हमें डायपोल मूवमेंट्स भी मिल रहा था, क्वाड्रुपोल मूवमेंट भी मिल रहा था, एंड मोनोपोल जो है उसको भी हमने डिस्कस किया। उसके बाद हमने देखा स्टैटिस्टिक्स क्या है और उसकी टाइप्स को हमने डिस्कस किया। अब ये जितने भी हमने टॉपिक पढ़े हैं उम्मीद है आपको सब समझ आ गए होंगे। नेक्स्ट जो हमारी क्लास है उसमें हम रेडियो एक्टिविटी का पोर्शन जो है वो स्टार्ट करेंगे, और इसके अलावा जो प्रीवियस क्लासेस हुई हैं उसमें आप ये माइंड में रखिएगा, जो बाइंडिंग एनर्जी हमने देखी थी और इसके अलावा जितने भी हमने और फार्मूलाज पढ़े हैं उनके रिलेटेड न्यूमेरिकल्स जो हैं वो आपने ज़रूर एक दफ़ा देख लेने हैं। उम्मीद करती हूँ ये सारे टॉपिक्स अच्छे से अभी तक जितने भी हमने पढ़े वो समझ आ चुके होंगे। फिर भी अगर कोई क्वेश्चन है आप हमारे लाइव सेशन में पूछ सकते हैं। स्टे होम, स्टे सेव, अल्लाह हाफ़िज़।